हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की नई रिक्रूटमेंट, नई भर्ती को लेकर के आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में कमेंट आए हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछे हैं। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी एज के क्राइटेरिया को लेकर के, क्वालिफिकेशन में चेंज होने को लेकर के, जैसे कि अभी जो प्रेजेंट में इस भर्ती के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वो आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये बोलना है कि ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए और इसमें 10th क्लास पास के बजाय 12th क्लास पास होना चाहिए। तो आगे क्या रिक्रूटमेंट में जो है 12th क्लास पास ही मांगा जाएगा या फिर 10th क्लास पास ही होना चाहिए, वो सब जानकारी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। साथ में सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के अभी बहुत सारे स्टूडेंट का यही कहना है कि अभी तक जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, ये हमारे कुछ समझ में नहीं आया। आगे से इस रिक्रूटमेंट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनका ही सिलेक्शन हो पाता है जिसके सबसे ज्यादा अंक होते हैं। मीन्स कि 90% से ज्यादा अंक वालों का ही इसमें सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो पाती है। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो उनका तो यही बोलना है ज्यादातर का कि इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ कि आखिर एग्जाम कंडक्ट कराने की क्या कुछ पॉसिबिलिटी है आने वाली रिक्रूटमेंट में, नई भर्ती में। साथ में और भी आपके डाउट हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, सैलरी को लेकर के भी, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के भी, और ये बहुत सारे स्टूडेंट का तो यही कंफ्यूजन है कि क्या ये सरकारी नौकरी है भी या नहीं है। ठीक है, तो वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। साथ में कंप्यूटर के डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह ही और भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको इस रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत सारा डाउट है, कंफ्यूजन है। तो मैं यही चाहता हूं कि उनको अगर आप शेयर कर देंगे ना, तो उनका भी डाउट जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले, ट्रस्टेड और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताऊं। देखिए, हमने आप सभी के लिए ना एक दूसरा YouTube चैनल भी ओपन कर रखा है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। हमारे दूसरे YouTube चैनल का नाम है दोस्तों के शर्मा टेक्निकल। ठीक है, के शर्मा और टेक्निकल, TACHNICAL। तो ये YouTube चैनल को भी दोस्तों आप जरूर से जरूर जो है ना, अभी विजिट करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस दूसरे YouTube चैनल पर दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अपडेट किया है, अभी अपलोड की है। उस वीडियो को सभी के सभी स्टूडेंट कैंडिडेट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। पहले तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, उसके बाद में विजिट करके दूसरे YouTube चैनल पर उस वीडियो को भी देखिएगा। अब यहां पर मैं आपको जानकारी बताऊं। देखिए दोस्तों, सभी को सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, आप जानते होंगे कि लाखों स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, 50 लाख, कहीं पर 60 लाख, 40 लाख, 30 लाख करके, और सरकारी नौकरियां केवल कितनी होती हैं? 20,000, 30,000, 40,000। ठीक है, तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट रहते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट होते हैं, वो फिर क्या करें? तो उस दूसरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आपके लिए जो है पैसे कमाने के रिगार्डिंग में वीडियोज लेकर के आता हूं। ठीक है, तो वो YouTube चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो वहां पर दोस्तों हम आपके लिए डेली जो है रेगुलर आपके लिए पैसे कमाने की वीडियोस लेकर के आएंगे और बिल्कुल ट्रस्टेड जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, कहां से, कौन कौन से सोर्सेज से आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करनी होगी, ज्यादा मेहनत करनी होगी, और जो है जैसे ही आपके पांव जम जाते हैं ना, जैसे आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं सभी चीजों को कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके जो है अपग्रेड कर पाते हैं और पैसे भी ज्यादा आने लगते हैं। ठीक है, जो आज स्पेशल वीडियो हमने आपके लिए अपडेट की ना, तो उसमें मैंने एक ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन बताई है कि आखिर किस किस टाइप के सोर्सेज से आप पैसे कमा सकते हैं और किस किस टाइप के फेक सोर्सेज आप आजकल चल रखे हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। तो वो वीडियो देख करके आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ, इस टाइप के जेन्युइन सोर्सेज होते हैं, ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं, और इस टाइप के जो है फेक सोर्सेज होते हैं, जहां से कोई भी पैसा नहीं कमाया जाता और यहां तक कि आप जाल में भी फंस जाते हैं, एक ट्रैप में फंस जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। ठीक है ना, तो वो सब जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो अभी के अभी जाइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद में के शर्मा टेक्निकल इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं
आपकी जीडीएस की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपका डाउट है ना वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जिस स्टूडेंट का ये डाउट है कि जीडीएस की जॉब सरकारी है या नहीं है, तो दोस्तों देखिए ये जो जॉब है ना जीडीएस की जॉब ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें बीपीएम आता है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम मींस की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक इसको बोला जाता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। लेकिन दोस्तों ये जो जॉब है ना ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है, मीन्स की दूसरी जो सरकारी नौकरियां होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, उससे थोड़ा हटकर है, उनसे थोड़ा अलग है ये, ठीक है। तो वो सब जानकारी आगे भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, डिटेल में आपको जानकारी बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि ये सरकारी नौकरी है, प्राइवेट जॉब नहीं है और ना ही आपको हटाया जाएगा, ऐसा भी कुछ भी इसमें नहीं है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये इसमें क्या पता बाद में हटा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसी सरकारी नौकरी है आज के टाइम में, प्रेजेंट या करंट टाइम में, जिसमें कि कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं होती, जिसमें कि कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता। अदरवाइज आप और जितनी भी सरकारी नौकरियां देखेंगे ना उनमें हर किसी में रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और कहीं कहीं पर आपका इंटरव्यू भी होता है जो बड़ी पोस्टें होती है। जैसे कि ग्रुप सी में तो इंटरव्यू को एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अदर जो बड़ी पोस्ट होते हैं उनमें आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखें, सरकारी नौकरी है और साथ में इंटरव्यू एग्जाम कुछ भी कंडक्ट नहीं कराया जाता। एकमात्र ऐसी जॉब है जिसमें कि आपके 10th क्लास के अंकों को कंसिडर किया जाता है और 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनाई जाती है, ठीक है। और साथ में दोस्तों इसमें जो है मेडिकल की फैसिलिटीज वगैरह इतनी नहीं मिलती हैं और अदर फैसिलिटीज आपको नहीं दी जाती हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखें। यहां पर अब सबसे पहली बात आ जाती है जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, 2025 के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता भी रखा है आपको। जीडीएस की आपकी जो अभी नई रिक्रूटमेंट आएगी ना वो नेक्स्ट ईयर जनवरी के एंड में या फिर आप बोल सकते हैं कि लास्ट में ये आपकी रिक्रूटमेंट आने की पूरी संभावना है। और टोटल मिलाकर के हमने बोल रखा है कि 2 टाइम्स ये आपकी भर्तियां निकाली जाएंगी आगे से, या फिर डिपार्टमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन इशू कर रखा है ऑलरेडी और उन्होंने बोल रखा है कि साल में 2 बार ये भर्तियां होनी चाहिए। एक बार जनवरी के मंथ में नोटिफिकेशन इशू किया जाए और सेकंड टाइम जो है जुलाई के मंथ में ये नोटिफिकेशन इशू किया जाए। तो अभी जो एक्सपेक्ट करना संभावना ये है कि जनवरी के एंड में या फिर लास्ट वीक में आपकी नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आने की एक्सपेक्ट ना वो 50,000 के समथिंग। देखिए टोटल कहने का मतलब दोनों टाइम जो भर्ती निकलेंगे उसमें पहली बार 30,000 के समथिंग आने की पॉसिबिलिटी है, 30 के, और नेक्स्ट टाइम भी आपकी 20 के अराउंड ये वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है। तो अल्टीमेट टोटल मिलाकर के आपकी 50,000 के समथिंग जो है 2025 में नेक्स्ट ईयर में ये आपकी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके अच्छे अंक ना 10th क्लास में तो आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 तरह की पोस्ट होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जिसमें कि बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर मींस की एबीपीएम। तो ध्यान रखिएगा जो बीपीएम का पद है ना ये एबीपीएम से बड़ा होता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन करेंगे आप तो एबीपीएम से बड़ा पद है बीपीएम का। नाम से ही आप देख सकते हैं कि ये बीपीएम है, ब्रांच पोस्टमास्टर और ये असिस्टेंट लग जाता है तो इसका ये असिस्टेंट एक टाइप से, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पदों की, 2 टाइप की पोस्ट होती हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है, वो भी देखिए आपका दूर हो जाएगा। सैलरी दोस्तों इसमें देखिए डाक विभाग ने क्या बोल रखा है कि हम जो है 4 घंटे काम करने के बदले में आपको सैलरी दे देंगे, ठीक है। अब ये 4 घंटे का काम के बदले बीपीएम को ये सैलरी दी जाती है और एबीपीएम को ये सैलरी मिलती है। बीपीएम को कितनी सैलरी मिलती है, देखिए स्टार्टिंग जो इनिशियल बेसिक पे होता है ना ये 12,000 रुपये होता है, ठीक है। और ये 29,380 रुपए तक मैक्सिमम जाता है। मैक्सिमम कहने का मतलब यह है जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट भी होता जाएगा, साल में 2 बार ये इंक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। और साथ में आपका डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से बेसिक पे जो है ना 12,000 रुपए ये साल दर साल बढ़ता जाता है आपका। और जैसे ये 29,380 हो जाता है ना तो उसके बाद में आपका नया पे स्केल लागू हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह 29,380 रुपए तक अधिकतम रहेगा। और ये केवल 12,000 रुपए नहीं मिलेंगे, प्लस में क्या होता है कि डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में 53 के समथिंग 53% के अराउंड जो है आपका डियरनेस अलाउंस हो गया है। तो कहने का मतलब ये 12,000 रुपए में अगर आप ये राउंड फिगर लगाएंगे 6,000 रुपए और जोड़ दीजिए 18,000 रुपए तो यहीं पर हो गए आपके, ठीक है। इसके साथ में कुछ ऑफिस का मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह हो गए, ठीक है, वो सब कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा।
तो 18,000 के समथिंग आपको ये स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है बीपीएम पद के लिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ आपके जो है डिडक्ट भी हो जाते हैं, तो राउंड फिगर हमने लगाया 18,000 रुपए की समथिंग मिलेंगे। ऐसे ही एबीपीएम के पद की बात करें तो बेसिक जो पे स्केल है ना एबीपीएम का, तो इसमें 10,000 रुपए तो बेसिक पे है, और आपका डियरनेस अलाउंस सेम रहता है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, तो ये आप 5,000 रुपए और लगा लीजिए इसमें, तो 15,000 रुपए के समथिंग जो है इसमें एबीपीएम को सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो टीआरसीए अभी बताया है ना, ये तो मैंने 4 घंटे का बताया है, 4 घंटे 4 आवर्स के बदले में ये आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन अगर किसी बीओ में, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ज्यादा काम होता है तो उस टाइम पीरियड को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, 5 घंटे मैक्सिमम करवा सकते हैं। ठीक है, 5 घंटे करवा सकते हैं। फिर क्या होगा, ये आपको जो सैलरी मिलती है ना, ये ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं, कोई कोई सिंगल हैंडेड बीओ होते हैं, सिंगल हैंडेड बीओ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बीपीएम काम करता हो केवल और एबीपीएम काम नहीं करता हो, तो डेफिनेटली उस ब्रांच ऑफिस में क्या होगा कि वर्कलोड ज्यादा होगा। तो वर्कलोड ज्यादा होगा तो बीपीएम को क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन, एक लेटर डाक विभाग को भेज देना होगा और वो रिक्वेस्ट करना होगा कि सर 4 घंटे के बजाय आप हमारे वर्किंग आवर्स को 5 घंटे कर दिए, इंक्रीज 1 घंटे का इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि यहां पर मेरे ब्रांच ऑफिस में क्या है ना कि एबीपीएम काम नहीं करता और मुझे जो है ना एबीपीएम का काम भी हैंडल करना पड़ता है। तो उसको बोला जाता है सिंगल हैंडेड बीओ, जहां पर इन दोनों में से केवल एक वर्किंग होता है, दूसरा वर्किंग नहीं होता। तो इस तरह से उस पर जो है ज्यादा वर्क का प्रेशर आ जाता है, तो वो 4 घंटे के बजाय फिर 5 घंटे करवा लेता है काम को और उसको फिर ज्यादा सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन यहां पर अधिकतम होगा आपका 5 घंटे तक, 8 घंटे की यहां पर ड्यूटी नहीं होती। जैसा कि सबसे पहला जो डिफरेंस है ना दूसरी गवर्नमेंट जॉब में और इस गवर्नमेंट जॉब में, वो यही है कि इसमें अधिकतम 5 घंटे का काम के बदले में आपको सैलरी मिलेगी और दूसरी गवर्नमेंट जॉब में ना 8 घंटे काम करना होता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि इसमें काम का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी एज के क्राइटेरिया के बारे में, जो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या चेंज होगी या अदर जो भी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर के डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट, तो वो यहाँ पर आप देखिए। जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले एज आ जाती है आपकी, कम से कम आयु इसके लिए 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा इसमें रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की अपर एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो ओबीसी कैटेगरी होती है उसको 3 साल की अपर एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, या फिर जो अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वगैरह होती है उनको जो है सरकार के नियमानुसार जो है अपर एज में रिलैक्सेशन मीन्स की छूट भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये बात होगी आपके एज के क्राइटेरिया की। एज में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है आगे आने वाले रिक्रूटमेंट में। अब यहां पर बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है ना, इजिली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये यहां पर देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपने मैथ्स और इंग्लिश का सब्जेक्ट भी ले रखा हो, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर या मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, और इन दोनों में भी आप पास होने चाहिए, उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड यहां पर देखिएगा, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, नेम ऑफ द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर। तो जिस भी सर्कल के लिए, जिस भी स्टेट के लिए या जिस भी डिवीजन के लिए आप अपना फॉर्म डालने वाले हैं ना, तो उस सर्कल या उस डिवीजन की जो लोकल भाषा है तो उसका एक सब्जेक्ट आपने अपनी 10th क्लास में जरूर पढ़ा हो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट का, कुछ कैंडिडेट का ये पूछना होता है कि सर क्या हम दूसरे राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इजिली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि क्या उस दूसरे राज्य की जो लोकल भाषा है, उस लोकल भाषा का सब्जेक्ट आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा हुआ है ना 10th क्लास का, वो 10th क्लास में वो सब्जेक्ट, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अप्लाई करना चाहें महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र में मान लीजिए लोकल भाषा है ये
वगैरह या अदर कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन आपने वो भाषा का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, मणिपुरी वगैरह मांगा जाता है, तो वहाँ की जो लोकल भाषा है मणिपुरी, अगर उसका सब्जेक्ट ही आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से पंजाब में क्या है, उनकी स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज पंजाबी है। अगर आपने पंजाबी का सब्जेक्ट 10th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ तो आप वहां के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन यहां पर आपको ध्यान रखनी है। अभी क्या है, देखिए कुछ सर्कल की तो एक ही कॉमन लैंग्वेज है हिंदी भाषा, जैसे कि हरियाणा में भी हिंदी भाषा है लोकल स्थानीय भाषा, आप उसमें राजस्थान में जाएंगे वहां पर भी, बिहार में भी, एमपी में भी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सर्कल कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके कैंडिडेट जो है आपस में अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कि दूसरे राज्यों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी लोकल लैंग्वेज की कंडीशन बताई गई है। इसी तरह से कुछ अदर क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया बताए गए हैं। अदर क्वालिफिकेशन में बात आ जाती है आपके कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट के बारे में। यहां पर सिर्फ ये बोला गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास में कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं निकाले जाएंगे। अगर वो आपको इंसिस्ट करते हैं, जहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, अगर आपको वो बोलें कि आप ये दिखाइए कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो उनको साफ साफ कह दीजिए देखिए हमें रूल्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पता है कि कोई भी कंप्यूटर के डिप्लोमा की मैंडेटरी तौर पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारे पास में नहीं है, आप हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। कोई हाँ, हालांकि वहां पर एक एनेक्सर जरूर मांगा जाता है, एक फॉर्म आपसे सबमिट करवाएंगे कि ऐसे ऐसे मुझे नॉलेज है कंप्यूटर की, ठीक है, वो आपको डॉक्यूमेंट या परफॉर्मा जो है सबमिट कर देना होगा। सेकंड है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। साइकिलिंग की यहाँ पर जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना, वो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि देखिए ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, और वो साइकिल चला करके देखते भी नहीं है। और साइकिल चलाना इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, इजीली आप सीख सकते हैं। जिनको नहीं आती है तो वो सीख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ पर जो है ना, डाक विभाग ने एक शर्त मेंशन कर रखी है कि आप जो है ना केवल इस डाक विभाग की जीडीएस की नौकरी पर निर्भर ना रहें, डिपेंडेंट ना हो, आप इतने सक्षम हो, इतने कैपेबल हो कि आपके पास और कोई दूसरे सोर्स से आप पैसा कमा सकें, ठीक है। तो उनका ये एक अंडरटेकिंग मांगते हैं, एक फॉर्म परफॉर्मा मांगते हैं, वो आपको जो सबमिट कराने होंगे। तो इन तीनों के आपको जो है ना अंडरटेकिंग सबमिट कराने होते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपसे कंप्यूटर के नॉलेज का भी वो एक अंडरटेकिंग फॉर्म मांगेंगे, वो आपको सबमिट कराना है। साइकिल चलाने का ज्ञान आपको है, ऐसा करके एक अंडरटेकिंग फॉर्म मांगेंगे, वो भी आपको सबमिट कराना होगा। और साथ में आपको एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का भी एक वो परफॉर्मा मांगेंगे, अंडरटेकिंग, वो आपको वहां पर सबमिट कराना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तो जानकारी होगी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में। अभी यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा सवाल था ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जो कि क्वालिफिकेशन चेंज को लेकर के इन अपकमिंग जीडीएस रिक्रूटमेंट या जीडीएस भर्ती कि आगे आने वाली जो जीडीएस की रिक्रूटमेंट रहेगी, क्या उसमें क्वालिफिकेशन को चेंज किया जाएगा? जो भी 10th क्लास पास मांगा जाता है, क्या उसको चेंज करके, इंक्रीज करके या अपग्रेड करके 12th क्लास पास किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो जीडीएस की रिक्रूटमेंट है ना, ये ग्रुप डी टाइप से है, मींस कि ग्रुप डी के इक्विवेलेंट आप इसको बोल सकते हैं। और ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है ना, वो एक टाइप से इनिशियल पोस्ट होती हैं, स्टार्टिंग लेवल की पोस्ट होती हैं। और जो स्टार्टिंग लेवल की पोस्ट होती हैं ना, उनमें आपकी कम से कम 10th क्लास पास ही मांगा जाता है। इससे बड़ी जो पोस्ट आती हैं ग्रुप सी वगैरह की, उनमें जो है ज्यादा क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अब इसके बाद में कौन सी पोस्ट आती है? आपकी एमटीएस की पोस्ट आती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब इसमें ही आपकी 10th क्लास पास मांगी जाती है। ये जो पोस्ट हो ना एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो एसएससी की तरफ से भर्ती आती है आपकी, इसमें ही 10th क्लास पास मांगी जाती है। तो ये जीडीएस की जॉब तो एमटीएस से भी छोटी लेवल की आप बोल सकते हैं। तो इसमें तो आपकी हमेशा ही 10th क्लास पास रहेगी। आप ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, 10th स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। उसके बाद में देखिए डिपार्टमेंट की बात करें ना, अगर डाक विभाग के डिपार्टमेंट की बात करें तो जीडीएस के बाद में एमटीएस, एमटीएस के बाद में पोस्टमैन और मेल गार्ड, ये पोस्ट आती हैं आपकी। उसके बाद में आपकी और बड़ी पोस्ट आ जाती हैं, पोस्टल असिस्टेंट, पीए और एसए की पोस्ट आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरी हायरार्की होती है
स्टार्टिंग लेवल से लेकर के फिर अपर लेवल तक की आपकी पोस्ट होती है। जीडीएस के बाद में एमटीएस, उसके बाद में पोस्टमैन मिल गार्ड, उसके बाद में पोस्टल असिस्टेंट, शूटिंग असिस्टेंट, उसके बाद में फिर आपके इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट आ जाते हैं। तो ये पूरी हायरार्की होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन यह है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है जीडीएस की मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया को लेकर के, ठीक है। तो ये कहना बार बार में कि क्वालिफिकेशन चेंज होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट रूप से स्पष्ट रूप से क्लियरली बोल देता हूं। अब इसके बाद में बात आती है सिलेक्शन का प्रोसेस में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए सर, इसमें तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, एग्जाम जरूर से जरूर होना चाहिए। ये बार में स्टूडेंट के कमेंट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया ना, देखिए ये जो पोस्ट है ना, ये यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब इसको बोला जाता है। ये ऑफिशियल अपडेट ही मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो रिक्रूटमेंट का रूल है ना, जीडीएस की रिक्रूटमेंट का रूल, तभी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है, द पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स अंडर द पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट। तो ये जीडीएस की रिक्रूटमेंट का रूल जो आपका आता है ना, कंडक्ट एंड सर्विस रूल 1964 के अंतर्गत ये ग्रामीण डाक सेवक की रिक्रूटमेंट आपके आती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रूल 2001 के अंतर्गत में जो है ये भर्ती आपकी कंप्लीट कराई जाती है। अब इसमें साफ साफ बोला गया है कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। अदर गवर्नमेंट जॉब में जो आपकी रिक्रूटमेंट होते हैं ना, उनके रूल रेगुलेशन रिक्रूटमेंट रूल अलग होते हैं, उनमें तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम कंडक्ट या फिर कोई अमेंडमेंट में किया जा सकता है, उनमें कोई एग्जाम में सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है, इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए मैक्सिमम जो आवर्स होते हैं ना, आपको ड्यूटी जो करनी होती है 5 घंटे की ड्यूटी ही आपको करनी होती है। अदर गवर्नमेंट जॉब में आप क्या देखेंगे 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, ठीक है। सबसे बड़ा तो डिफरेंस यही आ जाता है। तो जब तक ये 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी ना ग्रामीण डाक सेवक की, तो ये आप अपने दिमाग से ही निकाल दें कि इसमें कोई एग्जाम भी कंडक्ट होगा। इसमें एग्जाम बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होगा। जब तक 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी ना, तब तक ये रिक्रूटमेंट के रूल में एग्जाम कंडक्ट होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो पहली शर्त तो यही है, अगर आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है ना, तो डाक विभाग से ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि 8 घंटे की ड्यूटी करवाई जाए। और इतना ही नहीं, अगर 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी ना, तो अदर जो भी इसमें आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, चाहे मेडिकल की बात हो, मेडिकल की जो फैसिलिटीज, इसमें मेडिकल की फैसिलिटी भी नहीं मिलती आपको, या अदर जो भी हाउस रेंटल अलाउंस भी नहीं मिलते, तो वो सभी सारे अलाउंसेज और सभी बेनिफिट्स लेने के लिए पहली शर्त तो ये है, पहली कंडीशन ये है कि डिपार्टमेंट में जीडीएस की जॉब कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए, दूसरी गवर्नमेंट की तरह 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज आप ये सपना देखना छोड़ दीजिए कि इसमें एग्जाम भी होगा, एग्जाम वगैरह कुछ भी इसमें कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए यह सब जानकारी मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप इनको अच्छे चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल जानकारी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट के तौर पर इनको लगाया जाता है, और डाक सेवक ये 5 घंटे की ही अधिकतम ड्यूटी कर सकते हैं। और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, डाक सेवक शैल नॉट बी रिटेन बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 साल से अधिक एज होने के बाद में वो काम नहीं कर सकते हैं। एक सेवक शैल बी आउटसाइड ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, सिविल सर्विस से ये अलग रखे जाते हैं। और शैल नॉट क्लेम टू बी एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ये कोई भी क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक का मतलब क्या है, मीन्स क्या है, कौन कौन सी पोस्ट को इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो वो सब भी जानकारी हमने अच्छे से चेकआउट की। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट को ये शामिल करता है, इसमें इंक्लूड होती है, या एबीपीएम भी इसमें इंक्लूड होती है, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ग्रामीण डाक सेवक मेल डिलीवर भी बोला जाता है इनको, ग्रामीण डाक सेवक मेल कैरियर भी इसी में शामिल होता है, ग्रामीण डाक सेवक मेल पैकर भी इसी में शामिल होता है, और ये स्टाम्प वेंडर भी इसी में शामिल होता है। तो ग्रामीण डाक सेवक को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। आप ये बोल सकते हैं, इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि
ब्रांच पोस्ट मास्टर को भी ग्रामीण डाक सेवक बोल सकते हैं, एबीपीएम को भी ग्रामीण डाक सेवक, मेल डिलीवरर को भी, मेल कैरियर को भी, मेल पैकर को भी, स्टाम्प वेंडर को भी आप ग्रामीण डाक सेवक बोल सकते हैं। ऐसा ये सर्विस रूल में लिखा गया है। अब यहाँ पर बात आ जाती है रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर के, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आखिर इसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है आगे आने वाले रिक्रूटमेंट में, कि अब तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है, लेकिन क्या आगे आने वाले रिक्रूटमेंट में कट ऑफ कम होने के एक्सपेक्ट है या नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि माइनर डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत कट ऑफ में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, 2% 3%, जैसा कि आपने देखा होगा ना। अब जीडीएस की रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आता है तो उसमें जब आपकी पहली लिस्ट आ जाती है तो पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट या फर्दर लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, तो आपकी कट ऑफ में थोड़ी थोड़ी 1 2 3% गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो इसी तरह से जैसे ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद में नेक्स्ट भर्ती आएगी, नेक्स्ट भर्ती में थोड़ी सी कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, उससे नेक्स्ट फिर कोई भर्ती आएगी, उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कोरोना टाइम में जो पास हुए थे ना, वो ही बार बार में अप्लाई करते हैं, उनका ही सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके 100% 98% ऐसे करके मार्क्स हैं, तो उनके ही सिलेक्शन की बहुत ही पॉसिबिलिटी रहती है। तो अभी वही थोड़े बहुत रहते हैं उस टाइम में पास हो रखे स्टूडेंट, तो उनके सिलेक्शन की ही आगे और भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसमें ज़्यादा ही आपकी कट ऑफ जाने की एक्सपेक्ट रहती है। 90% जिनके मार्क्स है ना, या आप बोल सकते हैं कि 80% से ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके देखिए 60% मार्क्स है ना, या 70% मार्क्स हैं, तो आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी मत रखिए इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन की। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके 60-70% मार्क्स हैं, आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, उनमें आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक चेंज होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ना ही तो इसमें क्वालिफिकेशन में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, ना ही इसमें सिलेक्शन के प्रोसेस में चेंज होने की पॉसिबिलिटी कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन एक चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, वो है कि जब आगे जो भर्ती आएगी ना आपकी, तो उसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो स्कैन कॉपी होती है ना, वो अपलोड करवाई जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत टाइम देखा गया है, जब कैंडिडेट जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होते हैं। और डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट होने का कारण यही होता है कि वो तो या तो फेक मार्कशीट कर देते हैं, या फिर मार्कशीट में कोई ना कोई गड़बड़ी कर देते हैं। तो अब आगे आने वाले रिक्रूटमेंट में ये कुछ अमेंडमेंट हो सकता है कि आपसे जो है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करवाया जाए, ताकि वो पहले ही देख लें कि आपने मार्कशीट ओरिजिनल अपडेट कर रखी है, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में बता दी है। अगर आपका इस रिक्रूटमेंट के बारे में अगर कोई भी सवाल हो ना, प्रमोशन को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के, अगर कोई भी सवाल, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछिएगा। और हमने जो आपको दूसरा यूट्यूब चैनल बताया ना, के शर्मा टेक्निकल, उस यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी को, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।